प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे जनसभा। चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। टीडीपी और जनसेना 2024 के चुनाव के लिए घोषणा पत्र करेंगे जारी। अन्य दल भी प्रचार में जुटे। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराने की घोषणा का राजनीतिक दलों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा, सुशासन और सर्विस डिलीवरी के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जाएंगे जनता के बीच। वहीं अन्य पार्टियों ने भी लोकतंत्र के महापर्व के लिए खुद को बताया तैयार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी मतदान का आज अंतिम दिन। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का लगाया आरोप। और खेल की खबरों में नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अब अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पालनाडु का दौरा करते हुए नजर आएंगे और यहां पर एक चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो ये और इसी के साथ में हमारे साथ में आंध्र प्रदेश के पालनाडु से हमारी संवाददाता आयशा खानम इस वक्त जुड़ रही हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आयशा, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए, प्रधानमंत्री आज पालनाडु पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो मिशन साउथ पर है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दक्षिण में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का जो फोकस रहेगा वो दक्षिण भारत की 129 सीटों पर रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है बीजेपी की। जो एक टारगेट है, बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है 370 का, उसके लिए एक बहुत बड़ा चंक 129 सीटें पूरे दक्षिण से आती है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पालनाडु में जो सभा को संबोधित करेंगे, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि टीडीपी और बीजेपी एक साथ नजर आएंगे 10 साल के बाद। जी, टीडीपी बीजेपी के साथ एक अहम अलायंस में रहा है हमेशा और एनडीए का हिस्सा रहा है, और टीडीपी जो है कन्वीनर भी था एनडीए का। लेकिन बाद में राजनीतिक मजबूरियों के चलते दोनों दूर हो गए और अब 10 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को दोबारा माफ कीजिएगा टीडीपी को दोबारा एनडीए में शामिल कर रहे हैं। तो ये पहली बार होगा कि चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर नजर आएंगे। और उसके साथ साथ जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी है, जो पवन कल्याण तेलुगु के बहुत मशहूर एक्टर हैं, चिरंजीवी के भाई हैं, तो इनकी जो पार्टी है ये भी इस अलायंस में शामिल है। तो ये तीनों पार्टियों का जो अलायंस है ये आज एक साथ एक मंच पर नजर आएगा। और आंध्र प्रदेश की नजर से देखा जाए, आंध्र प्रदेश की 175 सीटों की जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा का चुनाव भी एक साथ होने वाला है। इसकी नजर से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा अलायंस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। पवन कल्याण शामिल रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू शामिल रहेंगे। तो देखा जाए तो एक नज़र से राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की
ये एक घर वापसी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और अलायंस जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जी आयशा, अगर देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव वहां पर एक साथ हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो कई सारे मुद्दों को भी कहीं ना कहीं वो गिनाते हुए नजर आएंगे। आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जनता से जुड़े हुए वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश अभी बाइफर्केशन के बाद नया राज्य बनने के बाद रीऑर्गेनाइज होने के बाद आंध्र प्रदेश वो विकास नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद यहाँ पर लोगों को थी। तो वाईएसआरसीपी का जो जगनमोहन रेड्डी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनके शासन में जिस तरह से यहाँ पे एक अनार्की मची हुई है, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में लोगों को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। विकास नहीं, विकास की गति जो है बिल्कुल रुक गई है। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है। तो ये तमाम चीजें होंगी जो इस चुनाव में मुद्दे रहेंगे। और यहाँ के लोग, खासकर आंध्र प्रदेश के लोग, पहले ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के विभाजन होने से पहले हैदराबाद में विकास किया था, ठीक उसी तरह का विकास यहाँ पर रेप्लिकेट होगा। लेकिन हालांकि चंद्रबाबू नायडू का वो नेतृत्व है, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। तो अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में अगर सत्ता बदलती है, अगर चंद्रबाबू नायडू के हाथ में दोबारा कमान दी जाती है, तो हो सकता है यहाँ पर विकास बेहतर हो। तो यहाँ के लोगों को बदलाव की एक उम्मीद है। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि विकास के जरिए जो प्रधानमंत्री का 2047 का जो विजन है, जो लक्ष्य है, हर राज्य इस विकास के लक्ष्य में जुड़े। तो ऐसे में ये जरूरी है कि बीजेपी टीडीपी के साथ अलायंस कर और जो जनसेना पार्टी है उनके साथ अलायंस कर यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर शासन देने का जो वादा बीजेपी करती रही है, वो वादा अब पूरा करने का वक्त आ गया है। तो आज की सभा में ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहेगा, उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे।
हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगी है। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना राज्य की 2 लोकसभा सीट और 21 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। और वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को उतारा गया है। इटावा से जितेंद्र दोहरे और सुल्तानपुर से भीम निषाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी और जालौन से नारायण दास अहिरवार को टिकट दिया गया है। देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही देश में कई जगहों पर प्रशासन ने बैनर और पोस्टर हटाना भी शुरू कर दिया है। बदायूं में डीएम मनोज कुमार के निर्देश पर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, होर्डिंग और फ्लैक्स हटना शुरू हो चुके हैं। अन्य रास्तों पर भी राजनीतिक प्रचार सामग्री को उतारने का काम जारी है। अब चुनाव होने तक प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है। नागपुर में चल रही इस बैठक में सामाजिक समरसता, एकजुटता, जातिगत भेदभाव से लड़ना, भारतीय परिवार प्रणाली को मजबूत करना, बच्चों और युवाओं को भारतीय सभ्यता, पर्यावरण, स्वच्छता, नागरिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना समेत कई विषयों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में 45 प्रांतों के 1,500 से ज्यादा स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागपुर में आरएसएस द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी नड्डा बीते कल देर रात नागपुर हवाई अड्डे पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2 दिन पहले ही उद्घाटन किया था। इस दौरान आरएसएस के संयुक्त महासचिव डॉक्टर मनमोहन वैद ने कहा कि अल्पसंख्यकों में संघ को लेकर उनके मन में जो डर पैदा किया गया था वो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 24 में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बात की। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश के गांवों में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच भी की जाती है। हम देश के गांव गरीब तक इस सेवा को पहुंचा रहे हैं। आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में, ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो। इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं इसी कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वो हर क्षेत्र में नजर आता है। पीएम ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया, जिसका नतीजा भी वैसे ही देखने को मिला है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं साथियों, जिम्मेवारियां होती है। साथ ही जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वह हर क्षेत्र में नजर आता है।
जैसे मैंने कभी मीडिया को इस बात की भी चर्चा करते नहीं देखा कि कैसे इस सरकार ने नए मंत्रालय बनाकर अपने लक्ष्यों को साधने की कोशिश की। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया और इसका नतीजा भी वैसे ही देखने को मिला है। आजादी के बाद पहली बार देश में लाखों नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा अभियान चला और मैं स्किल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री 4.0 को टारगेट करता हूं जी। आजादी के बाद पहली बार अब फिशरीज डिपार्टमेंट, मछली उत्पादन आज 2 गुना हो गया है और जितना हमारे यहां एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर की दुनिया का है, हमारे यहां मछली का एक्सपोर्ट करीब करीब उतना पहुंच गया है। लेकिन ये मोदी ऐसा है जिसने पहली बार पशुओं के टीकाकरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां बात करते हैं अब अमेरिका की, जहां अमेरिका के शिकागो में सेंट पैट्रिक दिवस की धूम रही। इस मौके पर नदी को हरे रंग में रंगा गया। इस मौके पर दुनिया भर से हजारों दर्शक शिकागो में जुटे, जिन्होंने शिकागो नदी को चमकदार हरे कैनवास में तब्दील होते हुए देखा। ये परंपरा 1962 से चली आ रही है, अब 69वें साल में है। और वहीं मिस्र के सबसे पुराने सिनेमेटोग्राफी स्टूडियो में से एक के अंदरूनी हिस्से में अचानक से ये भीषण आग लग गई और आग लगने की घटना में हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं आग पर काबू भी पा लिया गया है। गीजा गवर्नरेट ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने अल अहराम स्टूडियो में आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां भेजी। एहतियात के तौर पर कुछ पड़ोसी संपत्तियों से निवासियों को निकाला गया। इस स्टूडियो को 1940 के दशक में स्थापित किया गया था। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं और 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनके पुनः चुने जाने की भी उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति की कटु आलोचना से बच रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की करीब आधा दर्जन घटनाएं भी सामने आई, जिन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया है। गजा में भुखमरी के आसन खतरे के बीच इजराइल ने हमास के साथ संघर्ष विराम पर आज फिर से वार्ता शुरू करने के संकेत दिए हैं। कतर में मौजूद इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बर्निया ने कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के अधिकारियों से मुलाकात के बाद इस आशय के संकेत दिए।
हमास की गजा में स्थायी संघर्ष विराम की मांग के चलते टूटी संघर्ष विराम पर वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री आज सुबह कैबिनेट में चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर, मिस्र और अमेरिका को हमास के साथ पुनः वार्ता शुरू करने के निर्णय की जानकारी दी जाएगी। इसी बीच गजा में जारी युद्ध, इजरायली सेना ने ताजा कार्रवाई में हमास के 15 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो की रैली में राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के अप्रवासन पर उठाए गए कदमों की आलोचना की और साथ ही कांगो से अपराधियों के आने की चेतावनी भी दी। ओहायो में ट्रंप रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार बर्नी मोरेनो के समर्थन में रैली कर रही थी। इसी बीच अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने के प्रयास में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों का विरोध कम नहीं हो रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। वेनेजुएला में 28 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने बीते कल कहा कि मतदान में 1 और 6 साल का कार्यकाल सुरक्षित करने के लिए निकोलस मादुरो दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। 61 वर्षीय मादुरो को उपराष्ट्रपति केवेलो द्वारा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया और वो समर्थकों को संबोधित करने के लिए एक बड़े खेल मैदान में मंच पर आए। हाल ही के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वेनेजुएला के 13.9% लोग मादुरो को वोट देने की योजना बना रहे हैं, जो विपक्षी उम्मीदवार मारिया कोरेना मचाडो के 54.5% से काफी पीछे है। उम्मीदवारों के पास पंजीकरण कराने के लिए 25 मार्च तक का समय है और ये स्पष्ट नहीं है कि विपक्ष मचाडो के स्थान पर किसी अन्य का नाम बताएगा या नहीं, जिस पर विकल्प चुनने का दबाव भी बढ़ रहा है। वहीं आइसलैंड में एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दूर दूर तक लावा आसमान में दिखाई दिया। रेक्जेंस प्रायद्वीप पर स्टोरा स्कोगफेल और हागाफेल के बीच ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस इलाके में 8 फरवरी को भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। दिसंबर से लेकर आइसलैंड में अब तक ये चौथी बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब खेलों की, जहां महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आज राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक पूर्वी और मध्य भारत में वर्षा और आंधी तूफान के आसार हैं।
पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुधवार तक बिजली चमकने के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। अगले 6 दिन तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा और बर्फबारी का भी अनुमान है। और इसी के साथ अब आपको छोड़ जाते हैं अन्य राज्यों के तापमान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।